तो योद्धाओं, कल सुमित सर ने और एक कल न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज़ आया था कि आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट करने वाली हैं और एक ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि जिनके 2 बच्चे हैं और उससे ज़्यादा बच्चे हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ वो पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही है, हाईएस्ट पॉपुलेट सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री में हम लोग फर्स्ट रैंक में आ चुके हैं, और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाना है। असम ने एक ऐसा पॉलिसी और यूपी ने भी एक ऐसा पॉलिसी ले आया जिसमें बोलते हैं कि 2 से अधिक बच्चे पैदा करोगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हमारे देश में चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी के ऊपर हमारा एक ऐसे बन सकता है, भारत में जनसंख्या संसाधन या समस्या। आप एक ऐसे भी बना सकते हैं इसके ऊपर, भारत में जनसंख्या समस्या या संसाधन। समस्या कहाँ पे है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, यूपी, बिहार, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ब्लास्ट जिसको बोला जाता है। यहाँ पे जनसंख्या एक समस्या बन गई है, क्योंकि जब संसाधन रिसोर्सेस आपके पास जितने होते हैं उसके बराबर अगर जनसंख्या है तब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या संसाधन से ज़्यादा होने लग जाए, अब जैसे रोड की कैपेसिटी है वहाँ पे कि एक दिन में एक घंटे में उस रोड से 100 गाड़ियाँ ही चल सकती, लेकिन अगर उस एरिया में ट्रैफिक अगर 150 गाड़ी की आ गई तो उस रोड में बर्डन पड़ जाएगा और अब क्या हो जाएगी, गाड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन अब 50 गाड़ी थी तो गाड़ी क्या हो गया, साधन हो गया। जब हमारे संसाधन से ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो हमारे लिए जनसंख्या समस्या बन जाती है। लेकिन जब जनसंख्या से ज़्यादा हमारे पास संसाधन है तो हमारे लिए जनसंख्या एक संसाधन बन जाता है और हमारे देश की और राज्य की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इफेक्ट लाने की कोशिश करता है। भारत के जो सदर्न एरिया वाले राज्य हैं, वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम है, बल्कि अब तो ये नेगेटिव पीछे जा रहे हैं, इनकी जनसंख्या अब घट रही है। यहाँ पे अब बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। और वही आप उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में जाओगे तो यहाँ जनसंख्या अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो भारत में ये जो कंडीशन है, अगर फिर कभी बात की जाती है कि भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना देती, 2 चाइल्ड पॉलिसी या 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसे चाइना ने बनाया, तो भारत में ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जहाँ पे कुछ कम बहुत धीरे बढ़ रही है वहाँ पे उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो पॉपुलेशन की मतलब क्या बोलना चाहिए, इक्विलिब्रियम सभी राज्यों में बराबर हो, उसके लिए कहीं पे बढ़ाने की ज़रूरत है, कहीं पे घटाने की ज़रूरत है। तो ये डिपेंड करता है उस राज्य की पॉलिसी के ऊपर। अपने राज्य अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। तो आप जब इंट्रो लिखोगे इस ऐसे का तो सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन एक समस्या है और बता दोगे कि ये बहुत बढ़ गया है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गए हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आप जब इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो आपको बैलेंस बताना पड़ेगा कि आप एक इंट्रो में जो चंद्रबाबू नायडू है इनका ही स्टेटमेंट कोट कर सकते हो कि इन्होंने कहा था कि जब मैं राज्य के गांव में जाता हूं तो वहां केवल बुजुर्ग बच्चे दिखते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी या तो विदेश में बस चुकी है या फिर दूसरे राज्यों में जाके काम कर रही है। इसलिए अगर हमारे अपने राज्य में जनसंख्या का संतुलन चाहिए तो हमें 2 से अधिक बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहन देना पड़ेगा ताकि जनसंख्या स्थिर बनी रहे। वही चीज़ आप दूसरे एस्पेक्ट्स कवर करोगे, बिहार, बंगाल, यूपी, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप बताओगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना पड़ेगा, तब आपका एक इंट्रो थोड़ा बैलेंस व्यू दिखेगा, और ये अंतिम में आप कंक्लूजन ये दोगे कि सभी राज्य की अपनी समस्या है, कहीं पे जनसंख्या समस्या है, कहीं पे जनसंख्या संसाधन है, और सभी राज्यों को अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने का ज़रूरत है ताकि जनसंख्या स्थिर रहे। क्योंकि जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए युवाओं की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मशीन भी चलाना है तो भी इंसान की ज़रूरत होती है,
और जब किसी जनसंख्या में बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग आज युवा हैं, होगा 50 साल बाद हम लोग वृद्ध हो जाएंगे, तो हम लोग जितने अभी आज के डेट में जितने युवा हैं सभी 30-40 साल बाद वृद्ध हो जाएंगे और हम लोग देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या देश की इकोनॉमी में काम कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, नहीं बैठे बैठे खाएगी, तो देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए उस समय भी हमको युवाओं की ज़रूरत होगी, तो हमको भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना पड़ेगा। तो इसके पॉलिसी आपको देखना पड़ेगा। कल टेलीग्राम में मैं एक पेज भेजा था, उसको देखना, उसके सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में फैक्ट्स के साथ, बहुत सारे डाटा उसमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बोल के रिपीट नहीं करूँगा, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। और फ्यूचर में जब हम लोग ऐसे इस टॉपिक पे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये वाले सारे कंटेंट डाटा आपको काम आएंगे। जिसमें कारण क्या बताया, घटती प्रजनन दर और मौतों के दर में कमी। अब जैसे मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, अब हॉस्पिटल इतने अच्छे हो चुके हैं, अब हार्ट भी सर्जरी हो जा रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है उसकी इलाज हो जा रहा है, तो अब डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। लोगों के मरने की जो चांसेस हैं वो कम हो गई है, अब वो जी रहे हैं, तो लंबे समय तक जी रहे हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रही है और प्रजनन दर भी घट रहा है। लोग अब बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। किसी के यहाँ एक लड़का हुआ तो स्टॉप कर दिए कि अब एक ही बच्चा चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही है। बहुत अच्छा उस पेपर में कटिंग था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा मैंने तो लिख लिया, आप भी लिख लो। उसके बाद आप देखिए होंगे कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में सर ने बताया था। कैपिटलिज्म क्या होता है, जब रिसोर्सेज पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, मार्केट पे जब प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बिकेगा, कितना ज़्यादा, कितना बिकेगा, कितने रुपए में बिकेगा, कहाँ पे बिकेगा, सब प्राइवेट इंसान डिसाइड करता है। और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो उसके शेयर होल्डर हैं, जो उसके ऑनर हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाना है। ये होता है कैपिटलिज्म मॉडल। और एक होता है सोशलिज्म मॉडल, जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट, सरकार आगे बढ़ती है, वो तय करती है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, कितने में बिकेगा, ये सभी कुछ गवर्नमेंट तय करता है और उसका उद्देश्य होता है जनता के हित में काम करना। तो हमारे देश में एक नया मॉडल जो टाटा ग्रुप ने लेके आया है वो है, कौन सा मॉडल नाम बताया था सर ने, एक मॉडल का नाम बताया था जिसमें कंप्रोमाइज्ड या फिर अल्टरनेट अप्रोच ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जिसमें प्राइवेट प्लेयर आगे आता है और प्राइवेट प्लेयर बहुत आगे से एग्रेसिव रूप से बहुत अच्छे से काम करता है मार्केट में, इकोनॉमी में, और उसका यूज़ समाज की भलाई के लिए ही करता है जो सोशलिज्म करता है। तो ये एक बहुत अच्छा व्यू था जो आपको समझना चाहिए। मैंने तो सारा चीज़ लिख लिया, नहीं चाहते हुए भी बहुत टाइम लगा, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने सारी चीज़ें लिख ली। उसके बाद जो इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया की जो वर्ल्ड ऑर्डर में अभी जैसे कोल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया 2 ध्रुव बन गया था, यूएसएसआर और यूएसए, और अभी भी 2 ध्रुव बनने जा रहा है। अभी जैसे आपने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले न्यूज़ सुना होगा कि भारत चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म हो गया, अब वो 2020 से पहले वाली कंडीशन में आ गए। अब ब्रिक्स में जाएंगे, ब्रिक्स में कौन कौन है, रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, तो ये सारे देश एक साथ मिलके अपनी मीटिंग करेंगे। तो ये सारे लोग, ये सारे देश अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सा अगेंस्ट समझे जाते हैं। चाइना, रसिया जो है अमेरिका के थोड़े शत्रु देश माने जाते हैं। तो अगर अभी क्या हो रहा है, कनाडा के साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो गए। अब कनाडा के साथ रिश्ते ख़राब हुए तो कनाडा का सपोर्ट कौन किया, रसिया किया, यूके किया, फ्रांस किया, फ्रांस नहीं किया, यूके किया। तो अब सभी लोग इंडिया के अगेंस्ट कनाडा को सपोर्ट करने लग गए। तो अब इंडिया का झुकाव अब किधर आ गया, चाइना रसिया के साथ अब मित्रवत ज़्यादा आ गया। तो अब क्या होगा, यूएसए अलग हो गया, कभी हम लोग यूएसए के साथ चले जाते हैं, कभी हम लोग यूएसए से दूर चले जाते हैं, कभी हम लोग चाइना के पास चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है जो सर ने कल बताया। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में भी बताया कि बहुत सारे जो पॉपुलेशन है, पहले 1850 में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद से भारत में और विश्व में जो विकसित देश जो आज कहे जाते हैं, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ये जो
विकसित देश कहे जाते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय प्रोडक्शन किया और हमारे देश में सामान बेचा और हमारे देश से सामान बेच के पैसे कमाए उस समय उन्होंने, और पॉपुलेशन किया, पॉल्यूशन किया, बहुत ज़्यादा प्रदूषण किया उस समय। और अभी बोलते हैं जब पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है तो उन लोग अब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलप कर रहे हैं अभी जो देश, जैसे हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट है, तो हमारे पास अगर हमको सोलर की ओर जाना है, सोलर प्लांट की ओर जाना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ओर जाना है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो उन लोग डेवलप कर चुके हैं वो हमको दें, हमको हमारे विकसित जैसे विकासशील देशों को दें, ताकि हम लोग अब क्लाइमेट चेंज में अब ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर पाएँ, पॉल्यूशन को कम करें। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, कोल बेस्ड और पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स हैं, उसको कंट्रोल करें, उसको बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की ओर फोकस करें। इसके लिए विकसित देश को पैसे देने होंगे विकासशील देशों को, ताकि वो हमारे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, जिसमें 2 वर्ड इस्तेमाल किया गया था, मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन, कम करना और उससे ढालना अपने आप को। तो इसमें इसके लिए क्लाइमेट फंडिंग की बात की गई है। तो क्लाइमेट फाइनेंस यही चीज़ है, यही संकल्पना है। 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन में ये $100 बिलियन का पर ईयर देने की बात हुई थी विकसित देश द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज के जो ऐसे बन सकता है उसके ऊपर जो पिछले साल आया भी था इस साल ही, तो ये सारे कंटेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता और ये सारी चीज़ हमको अगर पता होता ऐसे में ज़रूर लिख के आते। इसके बाद आप कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप कर रहे हैं भूगर्भिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसमें आप बहुत सारे जो पर्वत हैं, हमारा पृथ्वी बहुत पहले बना हुआ है, उससे पहले कैसी स्थिति थी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है पृथ्वी की, वैसे वैसे उसकी स्ट्रक्चर भी चेंजेस आ रहे हैं। कहीं कुछ चट्टानें बहुत पुरानी हैं, कुछ चट्टानें अभी बनी हैं। जैसे हिमालय के बारे में बोला जाता है कि ये अभी अभी नया नया पहाड़ है, और जो अरावली के बारे में बोला जाता है ये बहुत सबसे प्राचीन चट्टान है। जो हमारा भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, जिसको गोंडवाना लैंड बोला जाता है, प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। और वही चीज़ भारत का जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे गंगा का मैदान, हिमालय, ये बहुत नया मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये अभी अभी बने हैं और भारत का जो दक्षिण हिस्सा है बहुत पुराना बना है। इस तरीके से पृथ्वी में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े चट्टान है जो बहुत पहले बने हैं, फिर वो धीरे धीरे कुछ नए चट्टान बने हैं, फिर नए चट्टान बने, उनका एक क्रम है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना है भूगर्भिक संरचना में। ये आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ सीजी ज्योग्राफी के भी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत अच्छा भूमिका निभाएगा। तो ये आप बिल्कुल पढ़ें। उसके बाद आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इंडियन हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता, उसके बाद आज वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये सारी इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक इतिहास, ये दोनों हमारे मेंस के सिलेबस में है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है। कल आपने बहुत सारे बुक्स के नाम पढ़े होंगे, उनके रचनाओं के नाम पढ़े होंगे, जो साक्ष्य हैं उसके नाम पढ़े होंगे, और ये विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है। और एक दिन में नहीं रटाएगा, और एक बार पढ़ोगे तो भी नहीं रटाएगा, बार बार पढ़ोगे, बहुत बार पढ़ोगे तभी रटाएगा। और जब इसको आप पढ़ लोगे तो देखना बाद में ये सारी चीज़ें फिर से रिपीटेड आएंगी। जब इनका काल आएगा, जैसे गुप्त पढ़ोगे, मौर्य पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी, रिपीट होंगी। तो फिर से रिविज़न मोड में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो वैदिक सभ्यता तक आज आप पढ़ें और इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने की आज वैदिक तक, सिंधु तक, वैदिक तक आज आप पढ़ें। और साथ में जो सीजी हिस्ट्री का संभाल के रखा है, 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ना, उससे ज़्यादा बैठना मत पढ़ना। 1-1.5 घंटा में जितने टॉपिक हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने कल प्रागैतिहासिक किया था, आज आप सातवाहन कर लो, गुप्त कर लो, वाकाटक कर लो, नहीं कुषाण का कर लो, ऐसे 4-5 पकड़ लो और कर लो। 4-5 को कर लो आज, फिर कल 4-5 को कर लेना। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। और जो आंसर आपने लिखा है वो ज़रूर पढ़ना और उसको रटने की कोशिश करना, तब जाके आप इंडियन हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों में कंट्रोल अपने कर पाओगे। और देखना प्रीलिम्स के 1 महीने पहले आप कितना चिल रहोगे, कितना खुश रहोगे, आपके चेहरे में खुशी रहेगी। जो आप पिछले प्री में बर्डन के रूप में बैठे रहते थे कि ये चीज़ें याद हैं कि नहीं है, ये चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, सब कुछ आपको याद होगा और एक कॉन्फिडेंस वाली भावनाएं आएंगी। डेली करंट अफेयर डेली करना है, बाकी चीज़ें हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।